आज हमारे साथ नीडर ये जो फाउंडेशन है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है और सोशल मीडिया पर भौचाल मचाने वाले, अपनी बेबाक अंदाज से बात करने वाले हमारे देवेंद्र बलहारा। देवेंद्र बलहारा साहब, जो आज हमारी उनकी मुलाकात अकोला में हुई। आज ही नहीं, हम 3-4 दिन से थे। मुझे लगा कि इनके बारे में कुछ पूछा जाए। तो बलहारा साहब, पहली बात तो बहुत नमस्कार और आपके काम को सैल्यूट है। मैं पूछना चाहूँगा कि आपने एक, जैसे मैंने पढ़ा कि लीडर एक संस्था जो फाउंडेशन आपने बनाई है, बेसिकली ये क्या करती है और क्यों करती है? नीडर को बनाने के पीछे मेरा मकसद था कि अपना जो गांव देहात का जो आदमी है, उसको ये नहीं पता चलता कि उसको राजनीति कैसे उसके साथ खेलती है बेसिकली। जी। तो नीडर की जो फुल फॉर्म है, मतलब नीडर कोई वो डरने वाला नीडर नहीं है, लेकिन नीडर का जो पूरा नाम है वो है नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब डेमोक्रेसी जिस तरह से होनी चाहिए, लोगों का राज जैसे होना चाहिए, पावर जिस तरह से नीचे वाले आदमी के हाथ, नीचे वाले का मतलब है गांव का जो आखिरी आदमी है, गरीब से गरीब आदमी, जिस तरह से उसके हाथ में होनी चाहिए उस तरह से नहीं है, बल्कि पावर ऊपर वाले आदमी के हाथ में ज़्यादा है। कि प्रधानमंत्री को ताकतवर समझते हैं लोग, बाग डीसी को ताकतवर समझते हैं लोग, पुलिस वालों को ताकतवर समझते हैं। लोगों को ये भी नहीं पता है कि कलेक्टर जो है वो हमारे पैसे से तनख्वाह लेता है। लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि जो पुलिस वाला है वो हमारा नौकर है, लेकिन वो डंडा दिखा सकता है और हम डर जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि न्यायालय जो है वो हमारे लिए बना है, ना कि नेताओं और पैसे वालों के लिए। उनको ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री हमारा नौकर होता है। यानी कि सरकार में बैठा हुआ हर आदमी, सरकारी अधिकारी, हर सरकारी अधिकारी असल में जनता का नौकर होता है। जनता अपना टैक्स का पैसा जमा करके उनको देती है। कैसे जमा करती है? आप माचिस की एक डिबिया 1 रुपए की खरीदते हो, उसके ऊपर भी टैक्स देते हो, और उसके बाद पेट्रोल डीजल से लेकर के तमाम चीजें जितनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हो और जहां भी पैसा खर्च करते हो, उस पैसे का एक हिस्सा सरकार को जाता है, जिसका असली उपयोग होना चाहिए आपके लिए सड़कें बने, आपके लिए स्कूल बने, आपके लिए अस्पताल बने, आपको कोई तकलीफ ना हो तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बने। यानी असल में आपका पैसा आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए होता है। लेकिन असल में क्या होता है, हो क्या रहा है कि ये लोग आपके पैसे का इस्तेमाल या तो बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ करने पे लगा देते हैं, या इस पैसे का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, किसी ऐसे आदमी को खुश करने के लिए, जैसे दवा कंपनियों को खुश करने के लिए आजकल मोदी जी पूरा जोर लगा रहे हैं, तो ये अपने प्रोपेगेंडा चलाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, अनाज की कीमत 80 रुपए है और उसके ऊपर 160 रुपए का अपना फोटो चिपका रहे हो, वो जनता के पैसे से है। तो मेरा इस नीडर को क्रिएट करने का मकसद ये था कि लोगों को ये मालूम पड़े कि आपके पैसे की बर्बादी ये सरकारी अधिकारी, नेता, विधायक, आपका मंत्री, आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री कैसे कर रहा है, ये उनको बताया जा सके। क्योंकि मुझे 2016 में यह एहसास हुआ कि हमारे लोग जो बेचारे राजनीति का जिनको रह भी नहीं आता, जो राजनीति की अभी नर्सरी क्लास की पढ़ाई में भी नहीं है, उनको ये लोग इलेक्शन के दौर में अपने इस हवा से दिखा करके डरा देते हैं और डरा देते हैं, उनको बहका देते हैं, उनको झूठ बोल देते हैं, उनको खरीद लेते हैं, उनका उस मोमेंट उनके इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, अपना धर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं, जातिगत समीकरणों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो टेलीविजन मीडिया का, अखबार का इस्तेमाल करके उन लोगों की आंखों पर एक अलग किस्म की पट्टी चढ़ा देते हैं, एक अलग किस्म का मतलब एक नशा चढ़ा देते हैं, जिसका खामियाजा फिर उनको इस तरीके से भुगतना पड़ता है कि उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं बनते हैं, फिर उनको मोटी मोटी फीसें देनी पड़ती है। उधर से स्कूल के लिए टैक्स दिया था लेकिन स्कूल में प्राइवेट में पढ़ रहा है, हेल्थ के लिए टैक्स दिया था लेकिन बच्चा अपना इलाज उसमें प्राइवेट अस्पताल में करा रहा है या प्राइवेट कंपनी को बीमा दे रहा है। बीमा कंपनी का खेल इतना बड़ा है कि किसान से भी पैसा ले रही है, राज्य सरकार से भी पैसा ले रही है, केंद्र सरकार से भी पैसा ले रही है, क्योंकि वो बीमा कंपनी बाद में चुनाव के दौरान इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा देती है। यानी कहने का मतलब है, मुझे मेरा जो मकसद था वो ये था कि मैं गांव के उस आखिरी आदमी को ये समझा सकूं कि तुम्हें नेता कैसा चुनना चाहिए। जैसे कई बार कई लोग मुझसे कह देते हैं कि तुम नेता बनने वाले हो। नहीं, मैं लोगों को ये जगाने वाला हूं कि तुम्हें नेता कैसे चुनना है।
मैं एक टीचर हूं और टीचर का काम होता है समाज को एक दिशा देने का कि तुम्हारे को सही रास्ता कैसे चुनना है। मैं बच्चे को ये नहीं बताता हूं कि तुम्हें पढ़ना क्या है। मैं कभी बच्चे को, जैसे टीचर था मैं तब था क्या, मतलब अभी भी हूं, तो मैंने अपने खुद के बच्चे को मैंने कभी नहीं बताया कि तुम्हें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। मैं उसे ये बताता हूं तुम्हें कैसे पढ़ना है, उसके बाद कैसे पढ़ना है सिखा दो, उसको क्या क्या उसमें से चाहिए वो निकलना सिखा देगा। इसी तरीके से गांव का जो आदमी है उसको ये सिखा दो कि तुम्हें अपना सरपंच कैसे चुनना है, तुम्हें अपना विधायक कैसे चुनना है, तुम्हें अपना सांसद कैसे चुनना है। फिर उस सेटिंग में जो आदमी फिट बैठता हो उसको चुन ले और उसके हिसाब से चले। तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मैंने निडर का गठन किया था और इसीलिए फिर मैं जहां भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है वहां मैं आवाज़ भी उठाता हूं, लोगों को जागृत भी करता हूं और उनको बताता भी हूं कि ये तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है और इस धोखे से बचने का एक ही रास्ता है कि तुम लोगों को मिलकर के लड़ना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, इन लोगों को बताना चाहिए कि असली मालिक हम हैं, तुम नौकर हो, तुम्हारी गाड़ी हमारे पैसे से चलती है, तुम्हारी तनख्वाह हमारे पैसे से आती है। तो पुलिस वाला अगर कोई डंडा मारता है तो गांव के आदमी को, आम आदमी को ये बताना चाहिए कि ये तुम्हारा नहीं हमारा देश है, देश के मालिक हम हैं, तुम हमारे नौकर हो बेसिकली। और यही समझाने का इसका पर्पस था कि आम आदमी को ये बात समझ आए। अब देखना ये है कि कब समझ आती है। बहुत सटीकता से आपने ये सारी चीज़ें बताई है और निडर का जो आपने बताया है कि लोगों में, हमारे नीचे के प्रशासन से लेकर प्रधानमंत्री तक जो डरे हुए रहते हैं उनका डर निकालने के लिए आपने जो निडर फाउंडेशन बनाई है तो बहुत ही अच्छा है। फिर आपने लोकतांत्रिक अधिकारों का बात किया या जहाँ पर उनकी हनन होता है उनके अधिकारों का, तो इसके परिप्रेक्ष्य में जब मैं देखता हूँ आपकी सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी और हालांकि मैं भी आपके साथ उस वीडियो से प्रभावित हुआ हूँ। तो आप ये जो आप खुली तौर पे तो नहीं कहते हैं कि वैक्सीन का नाम नहीं लेते या टीके का नाम नहीं लेते, लेकिन ये यहाँ पर आप बोल सकते हो, तो आप इसका विरोध इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो? इसका पीछे का कारण क्या है? आपको क्यों लगता है कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार या उनका फंडामेंटल राइट जो है वो छीना जा रहा है या उन पर ज़बरदस्ती की जा रही है? ऐसा आपको क्यों लगता है? एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोगों को इस तरह से परवरिश की गई है और ऐसी एजुकेशन दी गई है कि उनका सोचने समझने की क्षमता उनमें ना बचे। फिर उनको इतना बिजी कर दिया जाता है कि अपनी रिसर्च में वो ना उलझें आम आदमी, या तो उसको अनपढ़ रख दिया जाता है जानबूझ करके कि आपके प्राइमरी स्कूल सबसे ज़्यादा हैं, 8वीं क्लास तक के मिडिल स्कूल उससे कम है, 10वीं तक के और कम है, ग्रेजुएशन तक के और कम है। जब आपके पास सीटें ही नहीं है तो इसका मतलब आप चाहते हो कि इतने लोग यहाँ तक पहुँचे, इतने लोग यहाँ तक पहुँचे और इतने लोग यहाँ, हर आदमी को मौका नहीं है। ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। तो उस आदमी को पहले तो अनपढ़ रख दिया गया, तो उसे लोकतांत्रिक अधिकारों जैसी चीज़ों का तो पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डिस्कशन नहीं होता स्कूलों के अंदर। वहाँ पर पेपर में प्रश्न उत्तर याद करके बताने होते हैं और प्रश्न उत्तरों के हिसाब से चलता है, तो समझ डेवलप करने वाली बात नहीं हो पाती। फिर उन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अगर डॉक्टर आपका कोई इलाज करना चाहता है, आपको कोई टीका लगाना चाहता है, तो उस टीके की आपको एक कंसेंट देनी होती है, जिसको हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं, कि डॉक्टर आपको ये बताएगा कि भाई ये इसके अंदर ग्रेडियंट्स हैं, इसका ये फ़ायदा है, इसके अंदर इतने लंबी ट्रायल हो चुकी है, इसका ये नुकसान हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ नुकसान होता है, हम ये कहते हैं ये हो सकता है। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। तो ये सारी बताने के बाद में उसके बाद उसको बच्चे को, किसी इंसान को टीका लगाया जाना चाहिए। यानी कि सहमति या असहमति उसकी आदमी होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ मेरा जो मकसद है लोगों का, कि जब भारत सरकार ये कह रही है कि आप वैक्सीन लेना जो है, वैक्सीन, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे, आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, वैक्सीन लेना जब मैंडेटरी नहीं है, जब वो स्वैच्छिक है, जब वो वॉलंटरी है, तो उसके बाद जो अधिकारी हैं जो निचले लेवल पर, जैसे कलेक्टर लेवल पर जो हो गया, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर है, उन लोगों ने लोगों को ये भ्रमित करना शुरू कर दिया कि तुम्हारा राशन रुक जाएगा, तुम्हारा पेंशन रुक जाएगी, तुम्हारे को कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, तुम्हें बसों में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, तुम्हें ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, जो कि ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक आदेश हैं बेसिकली। असल में लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता है, आप एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हो, आप एक स्वतंत्र देश में रहते हो, तो आपको अपने मौलिक अधिकार पता होने चाहिए
पर अगर आपके जिला अधिकारी भी उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मेंबर बन जाते हैं, अगर आपकी जुडिशरी भी वहां की मेंबर बन जाती है, अगर आपके नेता भी बिक जाते हैं, अगर आपका डॉक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं पूरे षड्यंत्र के अंदर, तो ये ड्यूटी बनती है आम आदमी की कि वो सामने आए, वो खड़ा हो और हो करके खड़ा और आवाज बुलंद करे। और आवाज बुलंद करने का एक ही तरीका है, अब हम किसी को कोई हिंसा तो कर नहीं सकते हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि या तो हम सड़कों पर बैठें, या हम अपने घरों पर बैनर लगाएं, या हम जन जागृति अभियान चालू करें, या हम पर्चे बांटें, या हम लोगों को किसी भी तरह से वीडियोस दिखाएं, या हम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें जन जागृति के लिए। कुछ भी हम ऐसा करें जिससे लोग सरकारों को चिट्ठियां लिखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखिए, आप उसके चीफ सेक्रेटरी जो भी वहाँ पर है आपका मुख्यमंत्री का, आपके प्रधानमंत्री के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठियाँ लिखिए, आप हेल्थ मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखिए। हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी मत लिखिए, चीफ सेक्रेटरी को लिखिए, क्योंकि असल में प्रेजेंटेशन वहाँ जाती है। आप हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखिए, आप उसके अंदर रजिस्टर्ड पोस्ट डालिए, आप अपने डीसी को चिट्ठी लिखिए, 10-20 लोग इकट्ठे होकर के ज्ञापन दीजिए कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आप अपने स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसको चिट्ठी लिखिए, उनसे पूछिए कि अगर हमारे को कुछ हो जाए, अगर इसके कोई साइड इफेक्ट हो जाए, हमें पता लगा है, मतलब आप ये कह दीजिए कि हमें डाउट है कि इसका ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, बताइए आप कितना ट्रायल हुआ है, क्या इसके 10-12 साल हो चुके हैं और सेफ्टी है क्या। जब भारत सरकार ये कह रही है कि ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इनका हुआ है, इसका मतलब है कि इनकी अभी पूरे ट्रायल नहीं हुए हैं, ये सिर्फ इमरजेंसी पे लगाने चाहिए। तो क्या ये लोगों पे ट्रायल हो रहा है? ये असल में तो ये देखने को तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि लोगों को ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को ट्रायल के लिए देना से मना कर दिया था, और यही कारण है कि अभी तक बच्चों को टीके लगने शुरू नहीं हुए हैं। तो असल में तो जो है ये ट्रायल पे आप लोग हो, तो आपको अगर वैक्सीन लगने से अगर साइड इफेक्ट होते हैं, तो ना तो आपका जिला अधिकारी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना आपका कोई अस्पताल का डॉक्टर, ना सीएमओ, ना सरकार का कोई अधिकारी। और यहाँ तक कि सरकार ने पिछले साल नियम भी बदल दिए थे 2020 के अंदर कि अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर या मेडिकल इस तरह के टीके लगाने से अगर किसी को कुछ हो जाता है, तो डॉक्टर या दवा कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। तो दवा कंपनियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री इतना ज्यादा उत्सुक इसलिए हो सकता है कि बिल गेट्स इन दवा कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, अंबानी अडानी की कंपनियों में बिल गेट्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि यूएन को कंट्रोल कर रहा है, जो कि डब्ल्यूएचओ को कंट्रोल कर रहा है, कि डब्ल्यूएचओ तो सिलेबस हमारे डॉक्टरों को देता है। तो डॉक्टर्स जो है वो बेसिकली मैं अब इसको इस तरह से बनाता हूँ कि आप यूट्यूब पे ना डाल के इसको पर्सनली दिखाइए अपना प्रोजेक्टर के ऊपर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये कल्ट शामिल हो गया है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो असलियत में डॉक्टर ना होकर के हत्यारे बन रहे हैं, वो राक्षस के तौर पे सामने आ रहे हैं। मतलब उनको दवाई बेचनी है, जैसे रॉकफेलर आपको पेस्टिसाइड खिला करके आपको कैंसर दे रहा है और फिर कैंसर की दवाइयां भी खुद बना रहा है। तो ये समझना पड़ेगा आम आदमी को कि जो आदमी बीमारी दे रहा है उसके भी आप पैसे दे रहे हो, और जो आदमी आपको इलाज दे रहा है उसके भी पैसे दे रहे हो, और वो भी आप सरकारी अस्पताल के जरिए नहीं दे रहे हो, प्राइवेट अस्पतालों के या बीमा कंपनियों के जरिए आपका सर्कल घूम रहा है। तो इस माया जाल से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उल्टा किसानों को और पैसे के लालच उसको दबा के कर्जे के अंदर और बैंकों से लोन पे लोन दिया जा रहा है। तो ये बड़ा खेल है, अर्थव्यवस्था जो है वो कभी भी चौपट हो सकती है, और इस बात का हम लोगों को समझना चाहिए। मल्हारा सर, अपने जो भी बातें कही उसमें से मैं 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। एक तो आपने बातों बातों में कहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से भी सुना था, तो इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन जब आपने डॉक्टरों का जिक्र किया कि डॉक्टर जो है राक्षस बन गए, तो एक ऐसा वक्त था कि भगवान के बाद डॉक्टरों को जीवन रक्षक माना जाता था कि अब भगवान आप ही हो, और हमारे माता पिता जिसको भी है बचाव करके जाते थे। क्या ये माना जाए कि आज उसमें से कई ज़्यादा डॉक्टर, सभी नहीं, कई ऐसे डॉक्टर मतलब भगवान का रूप छोड़कर राक्षस बन गए, और ये उसके मारने के साजिश में शामिल है? वो किस तरह? एलोपैथी जो है वो अपने आप में राक्षसों का एक टोला है बेसिकली, और वो कभी भगवान नहीं रहा। कुछ इमरजेंसी यूजेस ले लीजिए, अगर शल्य चिकित्सा का कोई एग्जाम्पल ले लो, कोई आप सर्जरी का कोई एग्जाम्पल लेते हो तो बात अलग है। लेकिन यहाँ तो बच्चे पैदा करने के लिए भी सर्जरी होने लग गई है। हाँ। मतलब सर्जरी को इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, एलोपैथी में अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई एक आदमी आ जाए
जिसने ये कहा हो कि मुझे एलोपैथी की दवाइयों से ये बीमारी परमानेंट ठीक हो गई। लेकिन आपको आयुर्वेद के अंदर, अपने नेचुरोपैथी के अंदर आपको जड़ से खत्म हुआ कारण ही खत्म करके और उसको ठीक करते हुए कि लाखों करोड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसका मतलब एलोपैथी के अंदर जो दवाइयां हैं असल में वो सिंथेटिक मटेरियल और केमिकल्स हैं, जो पेट्रोकेमिकल्स के बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो उनका वेस्ट मटेरियल है, पेट्रोकेमिकल के बायो वेस्टेज है जिसको दवाई बना के आपको खिलाया जा रहा है और हम खा रहे हैं उसको। हाँ, असल में क्या होता है कि जब वो केमिकल आप खाते हो तो आपकी बॉडी उसको खत्म करने की कोशिश करती है कि ये केमिकल नहीं चाहिए हमको, तो डॉक्टर डोज बढ़ा देगा, कारण क्यों नहीं जाएगा, वो उस टाइम पे सिम्टम के काम करता है। यानी आज के डॉक्टर के पास आप जाते हो, जो भी आदमी डॉक्टर के पास जाएगा, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आपको टेस्ट लिख के देता है, टेस्ट में आपके खर्चा होता है, उसके बाद में वो आप देखता है, उसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो आपको एक दवाइयों का पूड़ा देता है इतना बड़ा कि 3 दवाइयों का 4 दवाइयों का सेट देता है। वो सेट आपको खाना होता है, उस सेट में कौन सी चीज काम कर जाती है उसको भी नहीं पता होता है, उसको भी नहीं पता, उसको भी ऊपर से आया। उसके बाद वो आपको एक लाइन बोलता है कि पहले 3 दिन ये खाकर देखो, या पहले 1 हफ्ता ये खाकर देखो, फिर आना, फिर देखते हैं क्या करना है। दवाई आराम हुआ उसी को कंटिन्यू कर देगा, नहीं हुआ बदल के एक नया पूड़ा दे देता है, नया एक पुस्तड़ा दे देता है, एक नया पैक दे देता है कि अब ये खा के देखो। यानी कि डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर रहा, वो ड्रग पुशर का काम कर रहा है, वो दवाई बेचने का काम कर रहा है। और अगर आप एमआर के बीच में और डॉक्टर के बीच में कमीशन का खेल समझ लो, दवा कंपनियों के बीच में गिफ्ट का लेन देन देख लो डॉक्टर का, चाहे वो एनिमल के डॉक्टर हो चाहे वो ह्यूमन के डॉक्टर हो, तो आपको ये खेल समझ में आएगा कि असल में डॉक्टर आज राक्षस ही हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के खुश हो रहे हैं एमबीबीएस में एडमिशन होने के, उनको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा राक्षस बनने के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि आज आप जन सेवा के लिए डॉक्टर नहीं बन रहे हो, आज आप वहाँ उसके अंदर जो आपको पैसा मिलना है, जो रेपुटेशन है डॉक्टर नाम से, तो जो जिसको आपने लाइन शुरू में बोली थी कि पहले डॉक्टर भगवान थे, वो भगवान कभी नहीं थे, उनको भगवान बनाया जाता है मीडिया के जरिए लोगों के दिमाग के ऊपर पट्टी बांधने के लिए कि लोग अपनी प्राकृतिक चिकित्सा से दूर जाएं, अपनी जड़ी बूटियों से जो उसके खेत के अंदर, उसके आंगन के अंदर उग सकती थी, जो उसको निरोग रख सकती थी, वो उनसे दूर जाए। जितना ज्यादा अपनी जड़ों से दूर जाएगा उतना उस आदमी को मारना आसान होगा, अकेला आदमी को तोड़ना आसान होगा, अकेले आदमी के ऊपर जुल्म करने आसान होंगे, उसे बेवकूफ बनाना आसान होगा, कलेक्टिव लोगों को नहीं करना होगा। इसलिए ये हर वो कोशिश करेंगे जहां आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग करें। गांव के अंदर देख लीजिए, एक बच्चा एक गांव सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, मतलब एक ही गांव के 4 गांव बता रहा हूं मैं आपको, एक गांव उसी गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, एक गांव पास के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, और एक ऐसा है जो बसों में जाता है दूर। तो मतलब वो बच्चे आपस में ही कट गए। पहले सारे गांव का बच्चा अगर एक स्कूल में पढ़ेगा तो सारे गांव की प्रॉब्लम को वो डिस्कस करेंगे, तो सारा गांव डिसीजन कलेक्टिव लेगा। अब सारा गांव कलेक्टिव डिसीजन ले ही नहीं पाता। आप अपने अपने बच्चे को निकाल के ट्यूशन के लिए भेज रहे हो, अपने अपने बच्चे को वहां भेज रहे हो, अपने बच्चे को वहां भेज रहे हो। आपने अपना बच्चा पूरे समाज से काट दिया है। और इसका ये परिणाम हुआ कि पहले के दौर में जब हमारे पूर्वज हमको सिखाते थे कि पानी जो कुदरत ने दिया है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कुदरत ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने के लिए है, और जो चीज़ का पैसा लगता ही नहीं है तो वो हमें क्यों लें। लेकिन आज के टाइम पे तो आप पानी के भी पैसे दे के नहीं पी रहे हो, तो आप अपनी औलादों को ऐसे संस्कार दे रहे हो कि फ्री की चीज़ के ऊपर किसी का मालिकाना हक हो जाए, वो हमें बेचने लग जाए, तो उसको भी आप सही मानने लग जाओगे। तो ये जो सत्यानाश होता है समाज का, ये धीरे धीरे होता है, ये एकदम से नहीं होता है। हरित क्रांति 1970 में अगर आई थी तो मानिए 50 साल लग गए किसान को बर्बाद होने में। तो 50 साल की बर्बादी अगर आप सोचते हो 2 महीने में 6 महीने में हो जाए ठीक, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसका एक ही इलाज है कि जो समाज के अच्छे लोग हैं उनको बाहर आकर के बोलना होगा, अपने किसान को बचाना होगा। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसकी ज़मीन लुटने से बचाना होगा, उसकी ज़मीन बिकने से बचाना होगा, उसकी ज़मीन नीलाम होने से बचाना होगा, उसको कर्जे से निकालना होगा। और कोई रास्ता इस देश को बचाने का नहीं बचा है। इसके अलावा हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। और यही कारण है कि हम सड़कों पर घूम रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, किसी को समझ आए ना आए इस बात की चिंता किए बगैर हम लोग लगे हुए हैं। सुनने वालों, देखने वालों, बहुत ही सटीकता से बलहारा साहब ने बताया। देखिए, एलोपैथी जब इन्होंने कहा
आपको याद आता होगा, मुझे याद आता है जब हमारे दादा नाना थे और हमारे पिताजी के वक्त में भी जब गांव में जाते थे तो एक वैद्य हाकिम होता था जो नाड़ी पकड़ता था, नाड़ी पकड़कर बताता था कि इसमें क्या पीड़ा है या क्या व्याधि है, वो तुरंत उसी तरह से देता था। लेकिन एलोपैथी वाले जिस तरह से घुमाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है और ड्रग पुशअप किया जाता है। तो मैं आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, वैक्सीन में ऐसे क्या तत्व है और आपका क्यों विरोध है उसको, और इससे मानवीय शरीर पर होने वाले जो दुष्परिणाम है, इससे हाल ही में देखा गया कि मौतें भी हो रही है, तो और जिनकी मौतें अभी नहीं हो रही है उनको भविष्य में जाके किस तरह की अड़चनें या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विरोध का सबसे पहला कारण तो ये है कि असंवैधानिक तरीके से लोगों को लगाया जा रहा है। वो कैसे? कोई इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं ली जा रही। वैक्सीन ना लगवाने के बदले में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। आप समाज के दो लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं बांट सकते कि किसने लगवाया हुआ है नहीं लगवाया हुआ है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मीडिया इनके हाथ में है। कल को अखबार में, टेलीविजन में अगर ये आ जाए खबर कि अनवैक्सीनेटेड लोगों की वजह से वैक्सीनेटेड लोगों के अंदर ऐसे वेरिएंट आ रहे हैं जिनकी वजह से उनको हार्ट अटैक हो रहा है, यानी कि वैक्सीन के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है। एल्यूमिनियम आपकी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग करता है। वो क्लॉटिंग अगर आपके हार्ट में हो गई तो आपका हार्ट रुक जाएगा, तो आपको हृदयाघात से अटैक हो जाएगा। आपने अभी अभी टेनिस के प्लेयर कोर्ट के ऊपर मरते देखे। मैंने दौड़ते हुए धावक को मरते देखा। आपने क्रिकेट के प्लेयर, कोई 29 साल का प्लेयर था, वो मरा। उसके बाद बड़े जवान बच्चे जिन्होंने वैक्सीन लिए थे बड़े खुश होकर के प्रधानमंत्री, बॉडी बिल्डर लोग थे, हाँ, बॉलीवुड का वो एक फिटनेस ट्रेनर था, वो चला गया। तो इस तरह से ऐसे लोग जो अपने आप में बहुत फिट थे और जिनके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, उन लोगों को इस वैक्सीन ने लुढ़का दिया। तो अब हो सकता है कि समाज को बांटने के लिए ऐसा हो जाए कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनको इसका कसूरवार ठहरा दिया जाए। तो और लोग जो अंधा होकर के प्रधानमंत्री की बात को मान रहे थे, वो अंधा होकर इस बात को भी मान लेंगे। तो ये भी हो सकता है कि जो आपको इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की वजह से जो दिक्कतें आएंगी, जो आपको ब्रेन में अगर क्लॉटिंग हो जाती है तो आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आपके हाथ में हो जाएगी तो आपका पैरालिसिस हो जाएगा, आपके मुंह में होगी तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, आपके प्रजनन अंगों में हो गया क्लॉटिंग तो आप नपुंसक हो जाओगे। इसी तरह से आपके शरीर के जिस अंग में हो गया, आपको वो जिंदगी भर के लिए एक ऐसी बीमारी दे जाएगा जिसको आप ढोते रहोगे। यहाँ से क्लॉटिंग से अगर आप बच गए, मान लो जैसे अभी कल हम जिस अस्पताल में गए थे चैरिटेबल में, वहाँ पे उन्होंने बताया कि रोज के 200-400 लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको क्लॉटिंग हो रही है, कुछ ऑपरेशन से बच जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बच रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि 35 करोड़ लोग अमेरिका में हैं, तो वहाँ तो 5 लाख लोगों को इस एडवर्स इफेक्ट आ चुके हैं। तो देश के अंदर 135 करोड़ लोग हैं। तो इन जो वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उसको सरकार नोट नहीं कर रही, उसको सरकार रिपोर्ट नहीं कर रही और जनता तक उसकी जानकारी नहीं पहुंचा रही। ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। नंबर 3 इसके अंदर क्या है कि जो अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से बच जाओगे तो इसमें फिर mRNA है। ये तो खुद प्रधानमंत्री बोल चुका है कि ये डीएनए और mRNA वाली वैक्सीन हैं। mRNA आपको एक ऐसा मैसेंजर जो आरएनए है जो आपकी बॉडी को ये मैसेज भेजता है कि आप को स्पाइक प्रोटीन्स बनाने हैं जो कि बाद में कैंसर का कारण बनते हैं। यही कारण है कि आजकल आपके गांव और आपके शहर के आसपास कैंसर के अस्पताल बड़े बड़े बनने शुरू हो गए होंगे। आप जहां भी रहते हैं आपके आसपास रिलायंस ने भी अस्पताल बनाना शुरू कर दिया होगा। आपने और जो कैंसर के अस्पतालों ने 2-2 मंजिलें बना रखी थी वो भी 10-10 मंजिल बननी शुरू हो गई है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर पानी से बचना है, अगर बाढ़ से बचना है, अगर बारिश का मौसम आने वाला है और आपको अपनी छत रिपेयर करनी है या आपको किश्ती बनानी है, तो वो बारिश आने से पहले बनानी पड़ेगी। तो ये साइड इफेक्ट आने से पहले देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि आप लोग आने वाले वक्त में कैंसर के मरीज होने वाले हो। इन जो दवाइयाँ एलोपैथी वाले दे रहे हैं इसकी वजह से, जो पेस्टिसाइड किसान खेत के अंदर छिड़क रहा है उसकी वजह से, जो केमिकल्स आप रोज खा रहे हो उसकी वजह से, और mRNA फैक्ट्रीज की वजह से। यहाँ तक कि हम जैसे लोगों का विरोध जब देखा बिल गेट्स ने कि 135 करोड़ लोग जो हैं वो टीका नहीं ले रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नहीं ले रहे हैं वैक्सीन को, तो उसने अब सब्जियों के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है उन्हीं वैक्सीन के प्रोडक्ट्स को। यानी वो आपके शरीर में भेज कर छोड़ेंगे वो चीज। यानी जो ऐसे होंगे वैक्सीन विरोधी कि वो
टीके के माध्यम से नहीं लेना चाह रहा है, वो सब्जियों के और वो बाजार से जो भी सामान आएगा, पैक्ड जो भी खाना आएगा, जितना इंपोर्ट आएगा, वो सारा का सारा वैक्सीनेटेड आएगा। जीएमओ के द्वारा जीएमओ के द्वारा नहीं, वो तो बकायदा बनने के बाद इंजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर। तो यानी आप जो खाना, जो नया कानून बना था कि आप खुले में हलवाई नहीं बेच सकता, आपको पैक्ड लेना पड़ेगा, उस पैक्ड में आपको वैक्सीन दे दी जाएगी, तो आप क्या करेंगे बताइए? पता ही नहीं चलेगा। आपका कैंसर कन्फर्म कर रहे हैं वो लोग। तो आपको अपने आसपास के किसान को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि वो आपका फैमिली फार्मर बने, कि वो उगाएगा, देसी खाना उगाएगा, देसी आप खाएंगे और आप उसकी जिंदगी को आप सुदृढ़ करेंगे। मतलब आप गिव एंड टेक जो होगा वो आपका फार्मर से सीधा हो, कोई कंपनी बीच में ना हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिल्कुल बंद हो, सोशल मीडिया बिल्कुल बंद हो, टेलीविजन अखबार बिल्कुल बंद हो, इन सब का बहिष्कार होगा तो आप लोग इस षड्यंत्र से बच पाएंगे। mRNA के बाद में तीसरा नंबर आता है आपके पास में ग्राफीन ऑक्साइड का। अगर आप इन वैक्सीन से फिर भी बच गए, मान लीजिए आप 5 साल बाद कैंसर भी नहीं हुआ, आपकी बॉडी इतनी रेजिस्टेंस थी, आपका शरीर इतना मजबूत था कि आपको कुछ नहीं हुआ, उसके बाद ये आपको उस ग्राफीन ऑक्साइड की मदद से आपकी बॉडी में चिप डाल करके, आपके साथ यूपीआई कनेक्ट करके, आपके साथ कुछ और चीज़ कनेक्ट करके, ये आपके दिमाग को कंट्रोल करने वाले हैं। अगर आप एलन मस्क को जानते हो, अगर आप टेस्ला को जानते हो, अगर आप न्यूरालिंक को जानते हो, अगर नहीं जानते तो सर्च करिए। उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर बना लिए हैं कि आपके दिमाग के अंदर मेमोरी डाल सकते हैं, आपके दिमाग से मेमोरी निकाल सकते हैं, आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। घड़ी पे आपके शरीर के सारा कंट्रोल आ जाता है। वो घड़ी से आप कहीं भी मैसेज भेज सकते हो, उसके थ्रू यहाँ भी आ जाएगा, चिप के थ्रू आपका पूरी बॉडी का संचलन तंत्र कंट्रोल हो जाएगा। तो यानी आप अब घर के अंदर बिजली पहुँचानी है तो पूरे घर में जा जाके थोड़ी ना खंबे से ला के आ जाते हैं, एक जगह आके लग जाता है, उससे पूरे घर में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ चिप लगनी है, आपका पूरा बॉडी कंट्रोल कर जाएगा। यानी कि आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने का खेल चल रहा है, आपकी ज़मीनों पे कब्जा करना है, नौकरियां जानबूझ के ख़त्म करनी है, इसीलिए सरकारी डिपार्टमेंट बेचे जा रहे हैं। आपके बच्चों, जब 135 करोड़ लोगों को क्या ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, क्या स्कूल नहीं चाहिए, क्या अस्पताल, सब चाहिए, लेकिन इनको ये मालूम है कि हम इतने लोगों को तो मार ही देंगे, इतने दिनों तक नहीं मरेंगे जो बचेंगे। उन्होंने फिर शहरों से बाहर कबूतर खाने बना रखे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, वहां जा जाके एक एक कमरे में ठूस देंगे कि यहाँ चुपचाप पड़े रहो, फालतू बकवास नहीं करना, यहीं खाना मिलता रहेगा तुम लोगों को। तो ये इन्होंने पूरा प्लान कर रखा है कि जमीनों पर कब्जा जो होगा वो इनका होगा, ये मालिक होंगे और हम लोग नौकर रहेंगे। जैसे आसाम में हो रहा है, जैसे बिहार में हो रहा है, जैसे यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पर भी आपके संपन्नता है वो सब की सब खत्म कर दी जाएगी। डिजिटल करेंसी आ रही है, आने वाले टाइम में बैंक अगर डिमोलिश हो जाएंगे, कर रहे हैं, मतलब नोट हो जाएंगे, ये करेंगे मतलब। और कोयले की जो शॉर्टेज का गेम चल रहा है, ये भी सारा इलेक्ट्रिक कंपनियों को प्राइवेटाइज करने के लिए चल रहा है। जो आपके घरों में, जो आपके कैमरे, सीसीटीवी कैमराज बन रहे हैं, सीसीटीवी कैमराज से आपका वो जो यूपीआई है, आपका जो यूनिक एचआईडी है, यूएचआईडी, जिसका अभी लॉन्च नहीं किया, ये पहले लॉन्च हो चुका है, आपके आधार कार्ड के साथ कनेक्ट पहले कर चुका है। अभी तो डॉक्टर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, तुमने टीका नहीं लेना कोई बात नहीं, आधार कार्ड दे दो, तुम्हारा सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये सारा का सारा खेल आप लोगों को यूएचआईडी देने के पीछे चल रहा है। और ये यूएचआईडी का एकमात्र मकसद है आपका जो शहर है, जिसको स्मार्ट सिटी के नाम पे डिजिटल जेल बनाने का खेल चल रहा है। इस पूरे के पूरे खेल को आपको समझना पड़ेगा और इस पूरे के पूरे खेल से अपने लोगों को बचाना पड़ेगा। एक एक आदमी को बचाना पड़ेगा। जिसने टीका ले लिया है वो अपना धूप ले, वो पसीना निकाले, वो एक्सरसाइज करे, वो फल फ्रूट खाए, वो कम से कम पका हुआ खाना खाए, जंक फूड तो बिल्कुल बंद कर दे। और इसी तरह से जिसने नहीं लिया, जो ले लिया, एक ले लिया तो दूसरा नहीं लेना, दूसरा ले लिया तो तीसरा नहीं लेना, क्योंकि आते रहेंगे और आने वाले वक्त में एक नई महामारी का ड्रामा चालू हो जाएगा। नई महामारी का ड्रामा नहीं हुआ तो तुम्हारे को यहीं के यहीं तुम्हारे को ऐसे ही बीमार करके, परमानेंट बीमार करके और तुमको गुलाम बनाने का ये पूरा खेल है। ये समझना पड़ेगा और आम आदमी को अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए सड़क पर उतरना होगा, विरोध करना होगा, इन आदमखोरों से अपने बच्चों को बचाना होगा। और किसी को ये वहम हो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी और राज ठाकरे और ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये जो दूसरे पार्टी के नेता हैं, मतलब मैं जिनका नाम नहीं ले पाया, जिस भी स्टेट में अगर ये हो रहा है, अगर आपको ये लगता है कि ये लोग अलग अलग पार्टियों के हैं तो ये आपका वहम है। इसको शुरुआत करने वाली राहुल गांधी की मां थी और आज के टाइम में वैक्सीनेशन को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने वाला अरविंद केजरीवाल है, जो सबसे ज़्यादा ड्रामे कर रहा है। और हो सकता है कि नेक्स्ट जो
पीएम बनाने के ख्वाब दिखा रखे हों, अरविंद केजरीवाल को दिखा रखे हों, वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वही रॉकफेलर फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट, वही PHFI, वही PPP, वही बड़े कॉरपोरेशंस, वही बिल गेट्स, वही वालमार्ट, सीड वॉल्ट, वही आपके ये कौन सा बेयर था वो जो जिसका वो बनाता है, बीज बनाते हैं जो ये, बाद में मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा खेल समझने के लिए आपके पास 2 घंटे हों तो 3 घंटे हों तो इस पूरे खेल को समझिए और अपने बच्चों वीडियोस हैं अवेलेबल, क्योंकि ये इन चीज़ों के साथ में कनेक्टेड वीडियोस यूट्यूब पे हैं। अगर ये वाली चीज़ें यूट्यूब पे डाल देंगे तो वो उनको डिलीट कर देंगे। तो इनको आप प्रोजेक्टर पे दिखाइए, आप लोगों को पेन ड्राइव में डाल के दीजिए, बल्कि उनसे पैसे लीजिए पेन ड्राइव के, क्योंकि आप कब तक चलाएंगे लोगों को। तो आप अपनी पेन ड्राइव बना के आगे बांटिए, लोगों को बताइए, आप CD बनाइए, आप लोगों को बांटिए और लोगों को बताइए कि इतना बड़ा खेल चल रहा है। आपको अपनी संतानें बचाने के लिए सड़क पे उतरने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। बहुत बढ़िया। वक्त का अभाव होने की वजह से मैं जस्ट एक रिपीटेड सवाल दोबारा पूछूंगा संक्षिप्त में। देखिए, सरकार जो है लोगों को ये बता रही है कि वैक्सीन लोगे तो आप कोरोना से बचोगे, जबकि उसके पीछे का षड्यंत्र आपने बताया। इंसान जो है वो वैक्सीन से अच्छी तरह बच सकता है, या जो उसकी शरीर के अंदरूनी जो उसको शक्ति मिलती है उस वायरस से लड़ने के लिए, क्या उस शख्स ने उस वैक्सीन के ऊपर निर्भर होना चाहिए या अपने अंदर कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो कोरोना के इस वायरस से बचे? अगर कोई बाहर का कोई दूसरा ऐसा देश है जहाँ पर धूप नहीं आती है, जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर इस तरह का डाइवर्स माहौल नहीं है, वहाँ की बात अलग है। उनको चाहे हो सकता है इम्यूनिटी देने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन और वहाँ भी जानवर तो रहते ही हैं, तो जो बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल होगा वहाँ पे रह जाएगा। भारत के अंदर समंदर भी है, रेत भी है, पहाड़ भी है, समतल भी है, हरियाली भी है और सब कुछ है। यहाँ अपने देश के अंदर इम्यूनिटी पहले से ही इतनी स्ट्रांग रही है कि हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। हमारी देसी चिकित्सा पद्धति इतनी शानदार रही है कि हमें किसी बाहर की इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है। बाहर की इम्यूनिटी का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे को सवाल हल करना मत दो, सवाल हल करके मत दो, उसको हल करना सिखाओ। किसी को रोटी मत दो, उसको रोटी कमाना सिखाओ। शरीर को इम्यूनिटी मत दो, शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करो अंदर से, वो अपने आप ठीक करेगा। बीमारी को दुनिया की कोई दवाई ठीक नहीं करती है, वो उसको सप्रेस करती है, वो दिखे ना उसके लक्षण बंद कर देती है। जुकाम को परमानेंट बंद, जुकाम कोई बीमारी नहीं है, ये आपके शरीर को सफाई करने का एक तरीका है। बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये तरीका है। आपको इन पर दवाई नहीं लेनी होती है, इसमें ये आपको मैसेज दे रहा होता है कि तुमने कुछ गलत खाया था, अब मैं इसको हीट करके उसको मार रहा हूँ जम। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं, बाहर की इम्यूनिटी आपको डिपेंडेंट कर देगी। जैसे इन्होंने 5-5 किलो अनाज पे डिपेंडेंट कर दिया, तो वो आदमी कमाएगा नहीं कि खाना तो घर पे पहुंच ही जाएगा। जब आपको स्टाइफंड आ जाएगा तो क्यों कमाएगा? जो कमाने खाने वाले लोग थे उनको निकम्मा बनाया गया, और ऐसे ही आपके शरीर को निकम्मा बनाया जाएगा कि अंदर से जोर लगाएगा ही नहीं। जब कोई काम करने को है ही नहीं है तो खाली बैठ जाएगा, तो सारे शरीर के अंग जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। शरीर के जिस हिस्से की एक्सरसाइज करोगे वही मजबूत हो जाएगा। इम्यूनिटी की एक्सरसाइज करोगे, इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। तो जो बीमारियां आती रहेंगी वो दूर करती रहेंगी, आती रही, पहले भी आती रही, हज़ारों टाइप की बीमारियां आती रही, खाती रही, आपको पता भी नहीं आप कब बीमार हो जाते हो, शरीर आपको अपने आप अंदर से ठीक कर देता है। तो बेसिकली इम्यूनिटी आपके अंदर का विषय है, इसको दुनिया की कोई ताकत बाहर से नहीं दे सकती। वैक्सीन टोटल फ्रॉड बिजनेस है, पूरा खेल है। छोटे बच्चों को लगने वाली वैक्सीन से लेकर के आज तक छोटे बच्चों को वैक्सीन लगा के उनको अंदर से तोड़ा जाता है, ना कि उनको मजबूत किया जाता है। पोलियो की अगर वैक्सीन की डिटेल जाओगे, जिस टाइम पे पोलियो का ग्राफ बढ़ रहा है, उस टाइम पे DDT का जो यूज़ है वो बढ़ रहा है। जिस टाइम पे DDT का एक्सप्लेन बंद कर दिया, पोलियो की ड्रॉप आते ही DDT बंद कर दिया, DDT बंद होते ही पोलियो होना बंद हो गया। यानी कि बीमारी दी जाती है वैक्सीन क्रिएट करने के लिए, बीमारी दी जाती है वैक्सीन बनाने के लिए। ये बीमारी भी दी गई है, प्रेजेंट की गई है, पेश करके थाली में आपके सामने रखी गई है, वैक्सीन बेचने के लिए, आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करने के लिए। आपके गेम प्लान को समझना होगा, आपको लंबी तैयारियां करनी होंगी, 50 साल 100 साल लंबा खेल खेलना होगा। चाहे क्लाइमेट चेंज के नाम पर खेल हो रहा हो, चाहे देश के अंदर किसी भी नाम पर कोई भी नियम बन रहे हों, ये सारा का सारा खेल जो है
ये आने वाले वक्त में आप लोग इससे बच जाओगे, क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, हार्प टेक्नोलॉजी से कैसे बचोगे। तो ये सारे गांव के और लोगों को, प्रबुद्धजनों को बाहर आकर के इसके ऊपर विचार करने होंगे। विचार बंद कर दिए, संगोष्ठियां बंद कर दी, सभागार बंद कर दिए, धारा 144 लगा दी, लोगों के मिलने पे रोक लगा दी, बातों के प्रचार पे रोक लगा दी, मीडिया को खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, क्या बचा है आप बताइए। तो आपके पास क्या रास्ता बचा है? सोशल मीडिया पे भी आपने लगाम लगा दी, जो जहां पे आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, शेयर इट टिकटॉक, वो बेसिकली आपको चाइना का विरोध दिखाया, लेकिन असल में वो आपको शेयर करने वाले प्लेटफॉर्म बंद किए थे। असली खेल कुछ और होता है राजनीति के अंदर, और दिखाया कुछ और जाता है जो ये करते हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा, आपके बच्चों की जिंदगियां अब खतरे में हैं और आपके पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। हम सड़कों पर हैं, आपकी ड्यूटी है, आपकी मर्जी है, आप कब आते हैं, इट इज़ अप टू यू। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके पाले में ये बात है। बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी बलहारा साहब कि आपने आपका साक्षात्कार दिया, और समय का अभाव होते हुए भी आपने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी है। मैं समझता हूँ कि समय कम होने की वजह से हम फिर कभी एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपने दो चीज़ें कही हैं। एक तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कहा और दूसरा हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में कहा। तो ये चीज़ें सर्च भी कीजिए, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप देवेंद्र बलहारा सर्च करोगे वहीं से आ जाएगा। तो वो लिंक चाहिए तो आपसे मांग लेंगे, मेरा नंबर सोशल मीडिया पे दिया हुआ है ऑलरेडी, वहाँ से व्हाट्सएप करके मांग लीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। देवेंद्र बलहारा जी के वीडियोस को आप देखिए, वीडियोस देखिए, सर्च कीजिए, और जिस विषय के बारे में आज यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है वो विषय अगर आपको अच्छा लगता है, तो आपको वहाँ पर उसको उत्सुकता होती है, तो उसको जाके सर्च कीजिए। चाहे वीडियो बड़े हों, लेकिन जब तक कि आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती तब तक आप बचोगे नहीं। डॉक्टर बलहारा जी जो है निडर होकर आए हैं सामने। आप कब तक डर के मारे घर में बैठे रहोगे, आवाज़ नहीं उठाओगे? क्या अब तक तो आपके जान पर आई है, अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ोगे? सवाल आपके ऊपर है, और जो अब निर्णय होगा वो आपका होगा। इसी के साथ हम ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। धन्यवाद बलहारा जी। धन्यवाद।